लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 23 फरवरी क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी कोई ऐसा पेपर दे दीजिए जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए। तो मुझे जैसे ही ये वाला पेपर मिला, पेपर कोड अपने ध्यान में रखना 348 MA, जैसे ये पेपर मिला और इसके क्वेश्चंस को मैंने देखा ना, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया और मुझे लगा कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इस बार आने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख लो, ये देखो खुद कितने पेजेस में मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा है। लगभग 15 से 20 पेज में मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा है। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया भैया, तो आप जो 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, सिर्फ 2 घंटे में पेपर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, 70 में 70 इस बार हम लेकर आएंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब आपको पेपर मिले भैया यहां पे अपना रोल नंबर और यहां पे अपना नाम जरूर डाल देना, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे। अब देखो ये बायोलॉजी का पेपर है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा भैया, चाहे आप मंत्री के बेटे हो या प्रधानमंत्री के, ठीक है। और जीव विज्ञान 2026 348 MA, पूर्णांक पूरे 70 नंबर। कुछ नोट आपको दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। निर्देश, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करनी, मतलब जहां पे चित्र बनाने को दिया जाए भैया बनाओ, ये बायोलॉजी है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से हम स्टार्टिंग करेंगे भैया। बस 4 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 4 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी अभी हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का क्वेश्चन हो, सबको हम सॉल्व करेंगे। हमने अगर कह दिया आपको टॉपर बनाना है तो बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट का, डीएनए के रासायनिक चाकू, किसको डीएनए के रासायनिक चाकू कहा जाता है? मतलब जो डीएनए के खंडों को, डीएनए को खंडों में काटता है। एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज या ट्रांसक्रिप्टेज? भैया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना, ये डीएनए के रासायनिक चाकू कहलाते हैं, क्योंकि ये डीएनए को टुकड़ों में काटने का काम करते हैं। और जो बच्चे कहते हैं सर जी जो पेपर आप देखा वाला क्वेश्चन देख लो, डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू का वाहक कौन है? डेंगू बुखार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को होता है। तो क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज या इनमें से कोई नहीं भैया, एडीज मच्छर। डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का जो वाहक है वो है बच्चों एडीज मच्छर, ठीक है। फटाफट सारे आंसर देंगे, फटाफट हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहो, टाइम भले लग जाए लेकिन टाइम बदल देंगे। अगला क्वेश्चन गा वाला देख लो। प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्रतिजैविकों को प्राप्त किया जाता है? नील हरित शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटस से या विषाणुओं से? अरे भैया प्रतिजैविकों को हम जीवाणुओं से प्राप्त करते हैं, बैक्टीरिया से। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, घा वाला। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या बताओ? भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का, हमारे यूपी का। मोर, सारस, कबूतर या गौरैया? भैया सारस है, हमारे यूपी का जो राज्य पक्षी है ना, सारस है। तो यहां पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिलेंगे। देखो भैया मैंने पूरे बुक के बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में बताया है। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना अगर मेरी मानना। चलो अतलग उत्तरीय प्रश्नों पे चलते हैं भैया। कुछ खास नहीं, यहां पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम हम यहां पे नहीं वेस्ट करेंगे। देखो अतलग उत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, सारे चैप्टर के अतलग उत्तरीय प्रश्न भी एक वीडियो में मिल जाएंगे। अतलग उत्तरीय ही नहीं, लघु उत्तरीय सबको। दूसरे का पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक एक लाइन में आंसर है भैया, तो देख लो। पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल ने प्रतिपादित किया। लो भैया एक नंबर कंप्लीट। जैव विकास का क्वेश्चन है। खा,
मानव में गुणसूत्रीय व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले दो रोगों के नाम तथा उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। भैया मतलब गुणसूत्रीय विकार, आपको जो आनुवंशिक रोग होते हैं ना, गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होते हैं। देखो फर्स्ट रोग जो है 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। मतलब हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब भैया जोड़ी में देखें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं। और जब 21वें जोड़ी में 2 के जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाता है, ट्राइसोमी, तब वहां पे मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, और इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो 46 की जगह पर 47 हो जाता है। दूसरा, 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। और अगर 23 जोड़ी में से 18वां जो जोड़ी है उसमें अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो यहां पे एडवर्ड सिंड्रोम रोग विकसित होता है, और इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। बस हो गया मेरे भाई, हो गया खा वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कसम नहीं है भैया कि एक ही में आएगा। चलो अगला, गा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए, तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। घा प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होते हैं बच्चों? हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक होते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम निम्न है। सबसे पहला पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस से प्राप्त किया जाता है। बस हो गया मेरे भाई, किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम भी हमने बता दिए। अंगा नंबर, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखो। तो 2 आभासी फल हैं, सेब और स्ट्रॉबेरी, इनको आभासी फल कहा जाता है। तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के कंप्लीट हो चुके हैं। देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम भी सोचते हैं थोड़ा अपने स्पीड में चलें ताकि बच्चे की तैयारी जल्दी हो, कम समय में हो। चलो लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाला हम लोग देखेंगे। अब 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलो लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, तीसरे का लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है भाई, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो लिंग निर्धारण मतलब भाई मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसका निर्धारण देखो, लिंग निर्धारण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। लिंग निर्धारण, ठीक है, मतलब लिंग का निर्धारण इसमें होता है, नर होगा या मादा, लड़का होगा लड़की। निषेचन के बिना अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा वयस्क का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब बिना निषेचन के अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा वयस्क का निर्माण होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। लिंग निर्धारण की कुछ प्रक्रिया है, देखो इसको समझ लो। लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि। मधुमक्खियों, वास्प, चींटियों व कुछ अन्य हाइमेनोप्टेरन्स में 3 प्रकार के जीव होते हैं। मतलब मधुमक्खी हो गया या चींटी हो गया या वास्प हो गया, इसमें कुछ 3 प्रकार के जीव होते हैं। सबसे पहला होता है द्विगुणित रानियां, मतलब कई टाइप होते हैं। तो ये पूर्ण विकसित मादा जीव होती हैं जो निषेचित अंडों से विकसित होती हैं। दूसरा है द्विगुणित श्रमिक, ये भी निषेचित अंडों से विकसित द्विगुणित जीव होते हैं, किंतु जनन अंग अल्प विकसित होने के कारण अंडाणु उत्पन्न ये नहीं करते हैं। तीसरा अगुणित ड्रोन या नर, ये अनिषेक जनन द्वारा अगुणित या अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। ये नर जीव की भांति शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अब हमसे पूछा गया था मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होगा, तो वो भी हम जान लेंगे। यहां पे पूरा मैंने लिख रखा है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। भाई बायोलॉजी कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि हमें लगाना है, याद करना है, सॉल्व करना है। बायोलॉजी को समझो, थोड़ा सा याद करो, काम हो जाएगा। देखो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, देखो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया विशिष्ट एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। इसे हैप्लोइडिप्लाइडी कहते हैं। इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज से होता है, जबकि नर मधुमक्खी सीधे अंडाणु से बनते हैं। नर मधुमक्खी के विकास को एरहिनोटोकी कहते हैं। नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 1 गुण यानी कि हैप्लॉइड होती है। मादा मधुमक्खी पोषण के आधार पर रानी, श्रमिक आदि में भिन्न हो जाती है। अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी विकसित होती है। इसी कारण से ये
एक गुण यानी कि हैप्लॉइड होती हैं। निषेचित अंडों से बने लार्वी का यदि पर्याप्त पोषण के अभाव में पूरा विकास ना हो तो इनसे श्रमिक मधुमक्खी विकसित होती है। यदि निषेचित अंडे से बने लार्वी का शाही जेल द्वारा निरंतर पोषण होता रहे तो ये रानी मधुमक्खी में विकसित होते हैं। जनन की क्षमता केवल रानी मधुमक्खी में ही होती है। बस इतनी चीजें लिखनी है भाई, यहां पे सिर्फ समझो। इसका नोट्स चाहिए फटाफट आप लोग कमेंट करो या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। खा वाला क्वेश्चन देख लो। भक्षी कोशिका पर टिप्पणी लिखिए भैया। भक्षी कोशिका क्या होती है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भैया देख लेते हैं भक्षी कोशिका। देखो, श्वेत हृदयाणुओं में पादापों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब जो श्वेत रुधिराणु हैं उनमें पादापों के द्वारा भ्रमण करने की क्षमता होती है। ये रुधिर के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकते हैं और ये हमारे ब्लड का जो बहाव है ना उसकी उल्टी दिशा में भी ये भ्रमण कर सकते हैं। यही नहीं, ये महीन केशिकाओं की दीवार के छिद्रों से निकलकर ऊतक द्रव्य में भी जाते रहते हैं। ऊतकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, विष पदार्थों, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों का अपने पादापों द्वारा यह अंतर्ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका भक्षण तथा श्वेत रुधिराणुओं को भक्षी कोशिका कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग यह है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अनुपयोगी तत्वों का निराकरण होता रहता है। बस हो गया, यही है भक्षी कोशिका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, गा वाला। पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2 नंबर। भाई पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन फिगर आपको अपने हिसाब से ही देखना है, अपने बुक में ये ध्यान रखना। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं थोड़ा समझ लो। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पिरामिड पारितंत्र में जीव की संख्या, जीव भार तथा जैव ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन ने किया था। इनमें सबसे नीचे का पोषीय स्तर उत्पादक का होता है तथा सबसे ऊपर का पोषीय स्तर सर्वोच्च उपभोक्ता का होता है। बस ये हो गया 2 प्रकार के पिरामिड। सबसे पहला जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। जीव के ताजे तथा शुष्क भार के रूप में प्रत्येक पोषीय स्तर को मापा जाता है। स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक तथा जीव भार सर्वाधिक होता है जो स्थलीय पारितंत्र होता है, अतः पिरामिड सीधा रहता है। जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। तालाबीय पारितंत्र में उत्पादक का भार सबसे कम होता है अतः पिरामिड उल्टा बनता है। मतलब स्थलीय पारितंत्र में जो पिरामिड है वो सीधा होगा, तालाबीय पारितंत्र में उल्टा। जीव भार को ग्राम प्रति एम स्क्वायर से मापा जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा होगा बच्चों संख्या का पिरामिड। क्या होगा? संख्या का पिरामिड। देख लो, पिरामिड ऑफ नंबर्स। देखो, इस पिरामिड में विभिन्न पोषीय स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। घास तथा तालाब पारितंत्र में संख्या के पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे कम तथा अंतिम उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः ये पिरामिड उल्टा होता है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभयारण्य हैं? तो ये देखो अभयारण्य। अभयारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है। मतलब अभयारण्य जो होते हैं ना, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होते हैं। अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधी राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में लगभग 543 अभयारण्य हैं। भारत के 2 प्राणी विहार, जैसे फर्स्ट है जल्दापारा जंतु विहार, मदारी हाट, पश्चिम बंगाल। दूसरा है घाना पक्षी विहार, भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, बस हो गया। इतना लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस बायोलॉजी में चीजों को समझना है, कुछ खास नहीं करना है। मत डरो कि क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई। चलो अंगा नंबर, लैमार्कवाद का मूल आधार क्या होता है? लैमार्कवाद का मूल आधार क्या है भैया? जैव विकास का क्वेश्चन देखो, लैमार्कवाद का मूल आधार देखो। लैमार्क के अनुसार सर्प झाड़ियों तथा बिलों में रहता है। सांप, ठीक है, झाड़ी में या तो बिल में रहता है।
तथा जमीन पर रेंग कर चलता है, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे तथा बिल में घुसने में भी बाधा उत्पन्न करते थे। इसलिए इनके पैर धीरे धीरे लुप्त होते चले गए, जबकि अन्य सरीसृप में पैर उपस्थित होते हैं। देखो, इसका मतलब था जो चीजें आप यूज नहीं करोगे धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगी। तो सांप जो है ना झाड़ियों और बिलों में रहते थे, पैर की कोई आवश्यकता खास रहती नहीं थी। तो क्या हुआ भैया कि इनके पैर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लैमार का मानना था कि बतख प्रारंभ में स्थलीय थे, जो खाने की खोज में पानी में जाया करते थे। पानी में चलने के लिए उन्हें अपने पंजे फैलाने पड़ते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनके पंजों के आधार पर त्वचा लगातार खिंचती गई और पेशीय चलन से पंजों में रुधिर का बहाव बढ़ गया। अतः त्वचा ने उंगलियों के बीच में पाद जालों का रूप ले लिया। ठीक है, तो यही सारे रीजंस हैं भैया। यही लैमार्क्वाद जी ने कुछ बताया। तो 2-2 नंबर के बच्चों 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर यहां पर भी ले जाओ। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हम 2 नंबर, दूसरा जो लघुत्तरीय है 3-3 नंबर वाला बताओ, 12 क्वेश्चन आएंगे। 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। इसीलिए मैं कहता रहता हूं 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों को घोल कर पी लो बेटा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी समय है, समय रहते जाग जाओ। चलो, उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन क्वेश्चन बहुत आता जय विकास का, लेकिन अब हम हैं तो क्या गम है, और हम उत्परिवर्तन को बताएंगे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे भाई। उत्परिवर्तन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाए, तो नो टेंशन। तो ह्यूगो डी व्रीज 1848 से 1935। देखो, हालैंड के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री बोटनिस्ट ने सांद प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे की 2 स्पष्ट किस्में देखी, जिसमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति, पुष्पों की आकृति एवं रंग में स्पष्ट भिन्नताएं थी। इन्होंने ये भी देखा कि अन्य पीढ़ियों में कुछ अन्य प्रकार की वंशागत विभिन्नताएं भी उत्पन्न हुई। डी ब्रीज ने इस पौधे की शुद्ध नस्ल की इस प्रकार की 7 जातियां प्राप्त की। उन्होंने इन्हें प्राथमिक जातियां कहा। जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तनों को डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन कहा, जो आकस्मिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, और सन 1901 में उन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नई जीव जातियों का विकास लक्षणों में छोटी छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा न होकर एक ही बार में स्पष्ट एवं वंशागत आकस्मिक परिवर्तनों अर्थात उत्परिवर्तनों के द्वारा ये होता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जाति का प्रथम सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है उत्परिवर्तक है, और ये शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन की ये प्राकृतिक प्रवृत्ति लगभग सभी जीव जातियों में पाई जाती है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं तथा लाभदायक अथवा हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये किसी एक अंग विशेष अथवा एक से अधिक अंगों में साथ साथ हो सकते हैं। एक जाति के विभिन्न सदस्यों में अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार एक जनक अथवा पूर्वज जाति से अनेक मिलती जुलती नई जातियों की उत्पत्ति संभव है। मतलब भाई उसी से उत्पत्ति होती रहती है। ये उत्परिवर्तन जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म में होते हैं तथा इनसे उत्पन्न भिन्नताएं वंशागति होती है। ये तो था हमारे ह्यूगो डी व्रीज जी का जो उन्होंने बताया। ठीक है, अब मॉर्गन टीएच मॉर्गन 1909 में ने डी ब्रीज के विचारों से असहमति व्यक्त करते हुए ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर आधारित अपने अध्ययन के आधार पर उत्परिवर्तन को आकस्मिक रूप से होने वाले परिवर्तन बताया जो जीन या गुणसूत्रों में होते हैं। मतलब इन्होंने जो है डी ब्रीज के जो विचार हैं उन पर असहमति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि केवल जननिक, ठीक है, केवल जननिक उत्परिवर्तन ही वंशागति होते हैं। ये प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रभावी उत्परिवर्तन शीघ्र ही अभिव्यक्त हो जाते हैं, जबकि अप्रभावी उत्परिवर्तन कई पीढ़ियों बाद भी प्रकट हो सकते हैं। घातक उत्परिवर्तन प्रायः अप्रभावी होते हैं। उत्परिवर्तन की दर विकिरण, रासायनिक उत्परिवर्तकों तथा वातावरणीय दशाओं आदि कारकों पर निर्भर करती है। उत्परिवर्तन शरीर के लगभग सभी लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। बस इतना लिख दो, काम हो जाएगा। अगला खा, सहोपकारिता या परस्परता किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। भाई इसको भी पढ़ लेंगे, पढ़ना ही तो। चलो, सहोपकारिता देखो,
यह दो भिन्न जाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। मतलब ये एक ऐसा सहजीवी संबंध है ना जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। आपने चैप्टर सुना होगा जीव एवं समष्टियां, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल, जिसको माइकोराइजी कहते हैं, ये साहचर्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसी प्रकार लेग्यूम राइजोबियम सहसंबंध है। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के परिकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से है उसके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में ये परागण कार्यों को पराग और मकरंद तथा परिकीर्णकों को रसीले और पोषक फल देते हैं। लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकारियों के लिए प्रायः सह विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और इसके परागकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अंजीर के पेड़ों के अनेक जातियों में बर्र की परागकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। इसका अर्थ है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथी बर्र की जाति से ही परागित हो सकती है, बर्र की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर्र फल को न केवल अंड निक्षेपण के लिए काम में लेती हैं, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों को डिंबकों के पोषण के लिए प्रयोग करती हैं। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर्र अंजीर पुष्पक्रम को परागित करती हैं। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्धनशील बीज परिवर्धनशील बर्र के डिंबकों को आहार के रूप में ये देता है। तो ये सब भाई पढ़ना होगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैं बता दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सबको हम सॉल्व कराएंगे, हेल्प हम करेंगे, बाकी नोट्स हम आपको दे ही रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स तो जाके एंजॉय कीजिए। अगला 6 नंबर, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। भैया मनुष्य में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, मतलब यौन संबंधित जो रोग है ना, उसको आपको समझाना है। ये जनन स्वास्थ्य चैप्टर का क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छे से डीपली हम इसको समझाने वाले हैं। देखो, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग, इन्हें लैंगिक संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ये लैंगिक संसर्ग से या प्रजनन मार्ग से संचारित होते हैं। ये अग्रलिखित प्रकार के होते हैं। जो कोई सेक्सुअल रिलेशन अगर बना रहा है ना, तो बहुत ध्यान से करना चाहिए काम। फर्स्ट, क्लेमाइडियोसिस, ये सर्वाधिक रूप में पाया जाने वाला जीवाणु जनित एसटीडी है। ये रोग क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। देखो, अगर सेक्स लोग करते हैं तो उनको बहुत बचाकर करना चाहिए। अगर मान लीजिए पार्टनर जो है साथ में, उसको कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको भी तो हो सकता है। तो ये चीजों से थोड़ा बचना चाहिए, सेफ्टी। लक्षण देखो, इस रोग में पुरुष के शिश्न से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है तथा मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा होती है। स्त्रियों में इस रोग के कारण गर्भाशय, ग्रीवा गर्भाशय व मूत्र नलिकाओं में प्रदाह होता है। उपचार न होने पर यह श्रोणि प्रदाह रोग में परिवर्तित होकर बंध्यता का कारण बनता है। रोकथाम, वेश्यावृत्ति व समलैंगिक संबंधों से बचना व कंडोम का प्रयोग करना। मतलब वेश्यावृत्ति से बचें भाई। कुछ लोग जाते हैं बाहर और अनजान व्यक्तियों से रिलेशन बनाते हैं, जिनसे उनको रोग फैल जाते हैं। ये सब बहुत गलत चीजें हैं। दूसरा रोग है सुजाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोनेरिया। ये ग्राम ऋण जीवाणु एसटीडी है जो डिप्लोकोकस जीवाणु नाइसेरिया गोनेरिया द्वारा होता है। लक्षण, इस रोग का प्रमुख लक्षण यूरोजेनिटल पथ की श्लेष्मा कला में अत्यधिक जलन होना है। रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है। सुजाक के लक्षण पुरुष में अधिक प्रभावी होते हैं। सुजाक से अन्य विकार जैसे प्रमेय जन्य संधिवाह, पौरुष ग्रंथ प्रदाह, मूत्राशय प्रदाह व स्त्रियों में जलायु प्रदाह, डिंब प्रणाली प्रदाह, वंध्यता आदि हो जाते हैं। खतरनाक रोग है। तीसरा एड्स रोग तो सब सुने होंगे,
बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, बच सको तो बचो। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, देखो ये एक जीवाणु जनित रोग है जो रिट्रोवायरस या एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस अथवा लिम्फोट्रॉपिक विषाणु टाइप 3 या HTLV3 आदि नामक विषाणु से होता है। बहुत खतरनाक रोग है। ये होने के बाद भाई टाइफाइड से कोई बचेगा नहीं। लक्षण, सिम्टम्स, निरंतर ज्वर, पेशियों में दर्द, रातों को पसीना आना तथा लसिका ग्रंथियों का चिरस्थायी विवर्धन, लिंग अथवा योनि से रिसाव, जननांगीय क्षेत्र में अल्सर या जांघों में सूजन आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण है। भाई बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। चलो अगला क्वेश्चन, चौथा रोग जेनिटल हर्पीज। देखो ये रोग टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु, टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु से उत्पन्न होता है। लक्षण, इस रोग के प्राथमिक लक्षण जननांगों पर छाले पड़ना व दर्द होना। जो जननांग है ना उस पर छाले पड़ना या दर्द होना है। ज्वर, बुखार, मूत्रत्याग में पीड़ा, लसिका ग्रंथियों की सूजन आदि है। छालों के फूटने से संक्रमण तेजी से फैलता है। हो गया भैया, ये भी हो गया हमारा मनुष्य में यौन संबंधी रोग। पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये सब मैं बता चुका हूं भाई। तो पहले तो 4 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 3-3 नंबर के 12 नंबर आपको मिलेगा चौथे का। फिर 5वें का जो है इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ऐसे बेसिकली अब आगे का आंसर मैंने मानव एवं कपी में समानताएं और असमानताएं बताइए। गा, पुनर्योजगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए। और घा, घरेलू उत्पादों और औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। देखो ये सब क्वेश्चंस मैं आपको अपने बायोलॉजी के अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें मैं ये सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहां भी 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहां पर भी। अभी और रहेंगे 4 क्वेश्चन। देखो 6 का प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन करो, 3 नंबर। खा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, 3 नंबर। गा, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो, 3 नंबर। घा, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहां पर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 36 नंबर आपका पूरे के पूरे कंप्लीट होगा। ये ध्यान रखना, जो भी मैं बता रहा हूं बेटा, देखो इसका आंसर मैं अलग अलग वीडियोस में आपको दे दूंगा, बस आप रेगुलर बने रहें। ऐसा नहीं देख के भाग जा रहे हैं, काम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात कर दें भाई तो 15 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, 15 नंबर। देखो 7वां, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करो, 5 नंबर। अथवा लगा है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोनों में से कोई एक कर दो भाई, 5 नंबर फिक्स है। 8वां, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षणों, कारक एवं रोकथाम का उपाय लिखिए, 5 नंबर। अथवा लगा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार, फाइलेरियोसिस, दोनों क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का। दोनों मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 9 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करो, 5 नंबर भाई। अथवा लगा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं और आगे भी करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारा पूरा पेपर तो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने बताया था 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अतिरिक्त उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाला, 36 नंबर का 3-3 नंबर वाला और 15 नंबर का विस्तृत। जोड़ो 36, 4, 40, 5, 45 और 15, 60 और 10, 70 नंबर हो चुका है। तो भैया 3 नंबर